अब उसके पापा की मौत को 1 साल गुजर चुका था और अब उसके दादा की ये ख्वाहिश थी कि वो दोनों माँ बेटी उनके साथ आकर रहें। लोग भी कितने अजीब होते हैं ना। जब इंसान जिंदा होता है तो रिश्ते ख़त्म रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो मर जाए तो सारी हमदर्दी जैसे उसी के लिए निकल आती है। जब तक उसके पापा थे अपने रिश्तों के लिए तरसते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें मुड़कर नहीं देखा था। रिश्तों के लिए तरसते तरसते वो इस दुनिया से चले गए और अब जैसे सब अपने हो गए थे। काश ही अपनापन उसके पापा की जिंदगी में दिखाया होता तो वो अपने दिल में इतने दर्द लेकर ना मरे होते। वो चाहती तो नहीं थी कि उनके बुलावे पर वहां जाकर रहें, लेकिन साइमा बेगम ने वहां जाना ही बेहतर समझा। वो अपनी जवान बेटी का ख्याल तने तनहा परदेश में रहकर अब नहीं रख सकती थीं। इसीलिए ताया जान के ले जाने पर वो अपनी 20 साल की बेटी दुआ के साथ अपने ससुराल चली आई। दुआ बड़ी ही खूबसूरत नए नक्श वाली लड़की थी। नई नई जवानी का रंग चढ़ा था तो खूब खिलकर निखार आया था। ये खूबसूरती उसने अपनी माँ से चुराई थी। हाँ, पापा से बस आंखों का रंग चुराया था। शहद रंग जैसी चमकती आंखें। उसका इंटरमीडिएट हो चुका था और अब उसे अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी करनी थी। वो लोग दूसरे शहर के लिए रवाना हो गए। सुबह होते ही उस घर के बाहर खड़े थे जहाँ से एक दिन उन्हें उनके ही शौहर के साथ निकाल दिया गया था। उस वक्त दुआ बहुत छोटी थी, इसीलिए उसे कुछ याद नहीं था और ना ही उसे कभी कुछ बताया गया था। रात का वक्त था। वो कमरे में बेड पर बैठी लैपटॉप में कुछ सर्च कर रही थी। दुपट्टा बेड के सिरहाने पर कहीं पड़ा था। साइमा बेगम भी शायद रात का खाना खाकर घर की औरतों के साथ किसी काम में लगी हुई थीं। इसीलिए वो अपनी आदत के मुताबिक एक बार फिर कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़कर अपने काम में मगन थी कि तभी कोई कमरे में दाखिल हुआ। मगर क्योंकि वो उल्टी लेटी थी, अपने काम में गुम थी, इसलिए देख न पाई। ऐसे कौन से ज़रूरी काम हो रहे हैं जिनमें मोहतरमा को आसपास का भी होश नहीं। ये एक गहरी मर्दाना आवाज़ थी जिसे सुनते ही वो घबराकर बेड से कूदकर नीचे खड़ी हो गई। उस वक्त दुआ ने सफ़ेद लॉन्ग फ्रॉक पहन रखा था और बालों को जूड़े में बांधा हुआ था। कुछ लटें हमेशा की तरह उसके चेहरे के इर्द गिर्द झूल रही थीं। आप यहाँ कब आए? सॉरी, मैंने देखा नहीं। दुआ ने हड़बड़ाते हुए अपना दुपट्टा ढूंढा और तुरंत सिर पर ओढ़ लिया। वो उसके चाचा का बड़ा बेटा असफंदियार, एक पढ़ा लिखा बिजनेसमैन जो अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए आजकल काफ़ी बुलंदियों पर था। मगर वो उसे इस तरह मुस्कुराकर क्यों देख रहा था, ये सोचकर दुआ और ज़्यादा पीछे हट गई। अरे, डर क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारी मदद के लिए आया था। किरण ने बताया कि तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं। असफंदियार, जो वाकई खूबसूरत नए नक्श वाला इंसान था, उसे आराम से समझाते हुए बोला और खुद ही उसका लैपटॉप खींचकर अपने सामने रख लिया। अरे, मैंने क्या इनसे कहा कि ये खुद बैठ भी गए और चलाना भी शुरू कर दिया। उसने मन ही मन मुंह बनाते हुए सोचा और उससे थोड़ा दूर जाकर बेड पर ही बैठ गई। अब वो उससे अलग अलग यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा था। जिस तरह उसके पहले व्यवहार ने दुआ को चिढ़ाया था, ठीक उसी तरह उसके गाइड करने के तरीके ने उसे प्रभावित भी किया था। वो समझते हुए धीरे धीरे सिर हिलाने लगी। वैसे तुम भी शाम को नीचे आया करो, सबके साथ बैठा करो। ये क्या कमरे में पड़ी रहती हो? क्या हम लोग तुम्हें पसंद नहीं आए? वो उसे गहराई से देखता हुआ बोल रहा था। असफंदियार की आंखें जाने क्यों उसके खूबसूरत बेदाग चेहरे पर टिक गई थीं। दुआ ने उसकी नज़रों की तपिश महसूस की तो नज़रें तुरंत दूसरी तरफ मोड़ लीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, बस मुझे आदत नहीं न ज़्यादा माहौल में रहने की, बस इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, आदत भी बन जाएगी। दुआ ने आंख के कोने से एक नज़र चुराकर उसे देखा। वो अब तक वहीं बैठा था। कुछ पल के बाद वो उठकर खड़ा हुआ, शायद बस उसे देखना था। चलो मैं चलता हूँ, सुबह तैयार रहना। ठीक समय पर हम यूनिवर्सिटी चलेंगे, बाकी सारे काम भी निपटा देंगे, ओके? अगर मैं वो अम्मी के साथ? अरे कहाँ ना, मेरे साथ चलोगी? उसके इस अंदाज पर दुआ चुप हो गई। उसकी बिखरी लटें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और वो बस खामोश सुन रही थी। हमारे घर की औरतें बाहर अकेली नहीं जाती। तुम्हें भी कहीं जाना हो तो बस मुझसे कहना, ओके? दुआ सिर्फ सिर हिलाकर रह गई। कुछ ही दिनों में वो समझ चुकी थी कि इस घर में कायदे कानूनों को बहुत अहमियत दी जाती है। खैर, उसके लिए ये अच्छा भी था, वरना बेवजह साइमा बेगम को उसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ती। अगली सुबह वो तैयार होकर असफंदियार के साथ यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुई। वो भी पैंट शर्ट में अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ ड्राइव कर रहा था।
बीच बीच में वो दुआ की पढ़ाई के बारे में भी पूछ लेता। सफ़र अच्छा गुजर रहा था और इसी सफ़र में दुआ की उसे झिझक थोड़ी कम हो गई थी। उसे असफंदियार एक अच्छा इंसान लगा। यूनिवर्सिटी आ चुकी थी। दुआ पहले तो अकेले उतरने लगी, मगर तभी पीछे से असफंदियार ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। दुआ एक पल को चौंकी और फिर पीछे मुड़ी। वो उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। अकेले कहाँ जा रही थी? वो मैं अंदर जा रही थी। यूनिवर्सिटी तो आए हैं। मालूम है यूनिवर्सिटी आए हैं, मगर ऐसे अकेले क्यों चल दी? कम से कम मेरे लिए तो रुक जाती। उसने उसका हाथ छोड़ा और उसके साथ साथ अंदर चलने लगा। दुआ बस चुपचाप सिर हिला गई। असफंदियार शायद थोड़ा कंजर्वेटिव था, या शायद उसे दुआ बहुत छोटी लगती थी उसके सामने। वैसे भी उम्र में वो उससे काफ़ी साल बड़ा था। दुआ ने यही सोचकर सिर झटका और अंदर चली गई। कुछ मेहनत और भागदौड़ के बाद असफंदियार ने उसका एडमिशन शहर की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में करवा दिया। दुआ खुश थी। ये उसके पापा की ख्वाहिश थी कि वो पढ़े और अच्छी जगह पढ़े। दुआ ने अपनी आंखों की हल्की सी नमी का किनारा पोंछा और गहरी सांस ली। काफ़ी देर हो गई है, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? वो फाइल उसे थमाते हुए बोला। दुआ को भी अब भूख लगने लगी थी। भूख तो है, लेकिन मैं घर जाकर खा लूंगी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों की चमक और घनी पलकों की गहराई धूप में और भी उभर कर सामने आ रही थी। असफंद ने एक पल उसे भरपूर नज़र से देखा और मुस्कुराकर चेहरा दूसरी ओर कर लिया। तुम यहीं बैठो, मैं कैंटीन से कुछ लेकर आता हूँ। उसे वहीं एक बेंच पर बिठाकर वो उसकी किसी बात की परवाह किए बगैर कैंटीन चला गया। दुआ वहीं बैठी कहीं खोई हुई थी जब पास से एक लड़की की एक मुलायम सी आवाज़ उसे सुनाई दी। दुआ। किसी लड़की की आवाज़ पर दुआ बुरी तरह चौंक उठी। कौन? सबेरा। उसने झटके से उस गेहूं रंगत की लड़की को पहचान लिया था। हाँ, मैं सबेरा। तुम यहाँ कैसे और कब आई? सबेरा खुशी से चहकते हुए उससे लिपट गई। दुआ भी मुस्कुरा दी। सबेरा उसकी बचपन की दोस्त थी। फिर उसके अब्बू के ट्रांसफ़र की वजह से वो दूसरे शहर चली गई थी। फ़ोन पर कभी कभी बात हो जाती थी, मगर मुलाकात कभी ना हो पाई। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई। मैं तो सोच रही थी अनजान शहर, अनजान लोग, मैं कैसे पढ़ूंगी। दुआ ने अपने चेहरे से लटें पीछे करते हुए कहा। चलो इनसे मिलो, ये मेरी दोस्तें हैं और अब से तुम्हारी भी। सबेरा ने उसे अपने साथ खड़ी दो लड़कियों से मिलवाया। एक लड़की मुस्कुराते हुए मिली, मगर दूसरी थोड़ी नकचढ़ी थी। शायद दुआ की खूबसूरती देखकर भीतर ही भीतर जल उठी थी। कुछ देर तक सब बातें करते रहे, जिसमें दुआ के पापा का जिक्र भी आया। और हमेशा की तरह दुआ की आंखें सब्र का बांध तोड़कर भर गईं। कुछ देर के बाद असफंदियार भी उसके लिए स्नैक्स लेकर वापस आ गया। कैंटीन में बहुत भीड़ थी यार, मगर फिर मैंने सोचा कि जब आया ही हूँ तो लेकर ही जाऊँगा। उसने बाकी लड़कियों को नज़रअंदाज करते हुए दुआ को एक बॉक्स थमाया। सबेरा और उसकी सहेलियां भी असफंदियार को देखकर तारीफ भरी नज़रों से मुस्कुराए बिना न रह सकीं। असफंदियार ने उनकी नज़रें महसूस की और दुआ के साथ उन्हें देखकर इशारे से पूछा, ये कौन है? ये मेरी बचपन की दोस्त सबेरा, अभी यहीं मिली, और ये सबेरा की दोस्तें हैं, दुआ ने बताया। ओह, नाइस टू मीट यू। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। असफंदियार ने स्क्रीन देखी, मुस्कान हल्की सी दबाई और लड़कियों को एक नज़र देखकर बोला, तुम लोग मिल लो, मैं बाहर हूँ, जल्दी आ जाना। और फिर बिना किसी को ध्यान में देखे कॉल रिसीव करते हुए वहाँ से चला गया। ये कौन था दुआ? सबेरा ने जरा शरारत से पूछा। ये मेरे चाचा के सबसे बड़े बेटे हैं, असफंदियार सिकंदर, दुआ ने धीरे से कहा और उससे जाते हुए देखती रही। वाह, क्या पर्सनालिटी है यार, है ना जिया? सबेरा ने अपनी उस जलन से भरी सहेली से पूछा। जिया ने मुंह सिकोड़ते हुए सिर तो हिला दिया, लेकिन वहाँ ठहरना उसके लिए मुश्किल था। वो अपनी सहेली नेहा को लेकर वहाँ से तुरंत चली गई। इसे क्या हुआ? दुआ ने हैरानी से देखा। अरे इसे छोड़ो, ये बड़ी जल कुकड़ी किस्म की लड़की है। पहले तो तुम्हारी खूबसूरती से जल रही थी और अब शायद इतना हैंडसम कजन देखकर उसका दम ही घुट गया होगा। सबेरा दुआ के साथ हंसते हुए बैठ गई। तुम्हें ऐसी लड़कियों से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। दुआ को यह सब अजीब लगा। अरे दोस्ती कहाँ, बस क्लासमेट है। और जहाँ तक जलने की बात है, सबेरा ने मज़े से आंखें मटकाईं। मेरी मानो तो जले और उसे और जलाओ। दुआ बस हंसकर रह गई। दुनिया में सच में कितने अजीब अजीब लोग होते हैं ना। खैर, उसे तो असफंदियार भी अभी तक ठीक से समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर और सबेरा से बातें करने के बाद वो घर वापस लौट गई।
ये रात का समय था। सारे घर वाले लॉन में एक साथ बैठे थे। कोई चाय पी रहा था, कोई कुछ खाने में लगा था और सबके चेहरों पर हंसी थी। आज दुआ की बुआ और उनकी बेटियां मरियम और मीरब भी उनसे मिलने आई थीं। वाह दुआ, तुम तो बिल्कुल मेरे स्वर्गवासी भाई पर गई हो। उनके भी रूप को लोग देखते थकते नहीं थे, बुआ ने गर्व से कहा। वो थोड़ा तारीफ करना पसंद करने वाली औरत थीं। सब उनकी बात पर मुस्कुराए थे, जबकि दुआ शर्म से हल्का सा सिमट गई। माँ, हम भी तो अपने मामा की ही भांजियां हैं, हम भी किसी से कम नहीं। मरियम जो कि बड़ी थी फौरन बोल पड़ी। उसकी बात पर असफंदयार की बहन किरण हंस पड़ी। चाची ने उसे घूरकर चुप कराया, लेकिन बुआ और मरियम दोनों ने उसकी हंसी पकड़ ली थी। अरे मेरी बेटियां तो खुद ही एक से बढ़कर एक हैं, इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं। बारी जाऊं मैं अपनी बेटियों पर, बुआ ने प्यार से कहा और मरियम और मीरब को पास खींचा। कौन किस पर अपना सब कुछ लुटा रहा है भला? तभी असफंदयार जो किसी काम से बाहर गया था, चलते हुए उनकी तरफ आया। भाई वही हमेशा की तरह, बुआ अपनी प्यारी प्यारी बेटियों पर फिदा हो रही हैं। किरण ने मजे से अपने भाई के कान में फुसफुसाया, जिस पर वो हल्का सा खांस कर रह गया। अरे क्या फुसफुसाहट कर रही हो तुम? और आप बुआ इतने समय बाद घर आई हैं, और ये जनाब कहाँ गायब थे? मीरब जो मरियम से 1 साल छोटी थी और अपनी माँ के पास ही बैठी थी, असफंदियार को अपनी माँ के पास खड़ा देखकर शर्मा गई। असल में बुआ का हमेशा से ये कहना था कि वो अपनी बेटियों की शादी अपने भतीजों से करवाएंगी। हालांकि ये बात अलग थी कि किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि ताऊजी का इकलौता बेटा तो यहाँ रहता ही नहीं था। पर फिर भी वो मरियम के लिए उसे पसंद करके बैठ गई थी, और बच्चा असफंदियार तो उसे उन्होंने मीरब के साथ जोड़ रखा था। घर में एक दूसरी बुआ भी थी जिनके 2 बच्चे थे, पर उनका इस दिशा में कोई झुकाव नहीं था। उनका इरादा था कि वो शादी अपने ससुराल की तरफ से करेंगी। अक्सर जब सारे कजन एक साथ बैठते तो मरियम और मीरब का खूब मजाक बनाया जाता था, लेकिन शायद उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपको तो पता है मेरी प्यारी फुप्पो जान, कितना सारा काम होता है आपके बेटे के कंधों पर। उसने हल्का सा मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। मेरा बच्चा अभी से इतना मेहनती है, ऐसे ही थोड़ी पूरे कारोबार को भाई ने उसके हवाले किया है। सामने बैठे शब्बीर सिकंदर साहब अपनी पत्नी के साथ मुस्कुराए। उन्हें असफंदयार पर फक्र से ज़्यादा घमंड था। साथ बैठे ताया जान भी मुस्कुराए थे। बिल्कुल, असफंदयार बहुत मेहनती है। थैंक यू ताया जान। सिकंदर असफंदयार ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर शब्बीर साहब और भी चौड़े हो गए। वो अक्सर अपने बड़े भाई और उनके बेटे की कामयाबी से हीन भावना का शिकार होते थे, लेकिन अब असफंदयार भी दिन रात की मेहनत से उनका सर फक्र से ऊंचा कर रहा था। कुछ देर और बातें करने के बाद वो खड़ा हुआ। दुआ वहीं मीरब के साथ बैठी थी। उसने दुआ की ओर देखा। ताईजान कहाँ है दुआ? बड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे जब असफंदयार ने दुआ से पूछा। वो तो नमाज पढ़ रही हैं, अंदर ही होंगी। मीरब ने असफंदयार को इस उम्मीद से देखा कि वो उसकी ओर भी देखेगा या कुछ बोलेगा, मगर ये बात सिर्फ फुप्पो ही नहीं और लोगों ने भी नोट की थी कि वो दुआ की ओर किस तरह खिंचता चला जा रहा था। वो उससे यूनिवर्सिटी से जुड़ी बातें पूछ रहा था। चाची जहरा ने अपनी नज़रें तिरछी करके अपने बेटे की ओर देखा और मुस्कुरा दी। फुप्पो ने एक बार फिर सबका ध्यान बातों में लगाकर असफंदयार और दुआ से हटा दिया था। असफंदयार, कैसे हैं आप? आखिरकार अपने गुस्से पर काबू पाकर मीरब ने खुद ही पूछ लिया, क्योंकि असफंदयार तो जैसे सिर्फ दुआ को ही देख रहा था। हाँ मैं ठीक हूँ, एकदम फिटफाट तुम्हारे सामने। असफंदयार ने एक नज़र उस पर डाली और एक अदा से जवाब दिया। मीरब उसकी शरारती नज़र पर शर्माकर मुस्कुरा दी। असफंदयार ने उसकी ये शर्मीली मुस्कान देखी तो हल्का सा हंस दिया और फिर तुरंत दुआ की ओर देखने लगा। अच्छा चलो, तुम वो सामान की लिस्ट दे दो, मैं कल तक ले आऊँगा, और अगर कुछ और चाहिए हो तो अभी साथ में बता देना। लेकिन वो लिस्ट तो बनाकर मैंने कमरे में रख दी थी। हाँ तो चलो दे दो, पता चला कि बाद में मैं भी भूल गया और तुम भी भूल गई, फिर तुम्हारा सामान आना रह जाएगा। कहता हुआ वो दुआ को साथ लेकर अंदर चला गया। मीरब तो जलकर राख हो गई थी। उसे लगा था वो उससे कुछ और बातें करेगा, मगर दुआ के सामने अब तो वो उसे देखना भी नहीं चाहता था। मरियम जो किरण के साथ बैठी थी अपनी बहन का हाल देखकर हंस पड़ी। वैसे क्या मामला है? तुम्हारा भाई तो दुआ पर फिदा होता जा रहा है। मरियम ने अपने नाखूनों को नज़र भरकर देखा, जिन्हें वो काफ़ी देर से संवार रही थी। किरण ने तुरंत सिर हिलाया। पागल हो क्या?
भाई के सामने ऐसा कुछ मत कह देना, बेवजह मुझे भी सुनना पड़ेगा। अरे तुम अपने भाई से पता नहीं क्यों इतना डरती हो, लेकिन सुनो मैं फिर कह रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना और घर में जो भी हलचल हो हमें भी बताया करो, मरियम ने आंख मारते हुए कहा। किरण ने अफसोस से उसे देखा और अपनी माँ की आवाज पर वहां से उठ गई। उधर मीरब ने अपनी बहन को गुस्से से घूरा, जो उसके जलते हुए हाल पर अभी भी मजे ले रही थी। फुप्पो से भी ये सब कुछ छुपा नहीं था, जैसे बाकियों से कुछ नहीं छुपा था, लेकिन सबने अनदेखा ही कर दिया था। जिंदगी अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। दुआ रोजाना की तरह यूनिवर्सिटी जाती और हर रोज असफंदयार ही उसे छोड़ने और लेने आता। मरियम और मीरब भी कुछ दिनों से फुप्पो के साथ यहीं रह रही थीं, क्योंकि दुआ और साइमा बेगम सालों के बाद आई थीं, तो इसी बहाने से वे माँ बेटियां यहाँ रुक गई थीं। लेकिन मीरब और फुप्पो जहाँ शुरू में दुआ की अच्छाइयाँ गिनती फिरती थीं, वहीं अब असफंदयार के उसके आसपास रहने पर जल भी रही थीं। हालांकि असफंदयार को वैसे भी मीरब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और न दुआ के साथ भी वो आम सा सामान्य अंदाज में ही पेश आता था, मगर उन्हें यह भी गवारा नहीं हो रहा था। अभी सुबह का वक्त था जब साइमा बेगम ताईजान के साथ किचन में थीं और सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। दुआ जरा जल्दी नाश्ता करो, मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना है। तो कोई बात नहीं, मैं कैब से चली जाऊंगी, अब तो मुझे रास्ता भी याद है। तायाजान और शब्बीर साहब यानी दुआ के चाचा थोड़ी देर पहले ही काम पर निकल चुके थे, इसलिए टेबल पर बस कजन्स और घर की औरतें थीं। दादाजान नाश्ता अपने कमरे में करते थे। नहीं, मैं हूं ना, अकेले जाने की क्या जरूरत है। हाँ, बस 7 बजे तक निकलेंगे आज। वो उसकी बात पर चुपचाप सिर हिला गई, मगर मीरब की अंदर जलती आग और रोज की तरह और भी बढ़ गई थी। जब असफंदियार ने उसे हल्की सी मुस्कान के साथ देखा तो मीरब ने जानबूझकर गर्म चाय का कप दुआ की तरफ गिरा दिया। गरम गरम चाय उसके हाथ पर गिरती नीचे फर्श तक बहने लगी और दुआ की दर्द से एक चीख निकल गई। ये मंजर फुफ्फो के अलावा किसी ने नहीं देखा था, और वो इधर उधर निगाहें घुमाकर सबके चेहरे टटोलने लगी। जब कहीं से कोई शक नजर न आया तो उन्होंने राहत की सांस ली और अपनी बेटी को घूरा, जो बड़ी बेफिक्री से नाश्ता करती बैठी थी, जैसे उसके बेचैन मन को कोई मीठी तसल्ली मिल गई हो। ये कैसे गिर गई, दिखाओ मुझे। मगर उस नकली सुकून को पल में तोड़ा था असफंदयार ने, जब उसने दुआ का हाथ थामकर उसका जला हुआ हाथ मीरब देखना शुरू कर दिया। मीरब के हाथ से तो निवाला ही नीचे गिर पड़ा। अरे बेटा, तुम्हें देर हो रही है ना, तुम जाओ, मैं देखती हूँ दुआ को। आओ मेरी बच्ची, दिखाओ क्या हुआ। फुफ्फो जल्दी से आगे बढ़ी थी। उन्हें भी गवारा नहीं था कि वो दुआ का हाथ अपने हाथों में ले और उसके लिए इतनी फिक्र दिखाए। नहीं फुफ्फो, इसका हाथ जल गया है, चलो दुआ किचन में चलो। साइमा बेगम भी अपनी बच्ची की चीख सुनकर घबराती हुई बाहर आई थी, मगर असफंदयार ने उन्हें परेशान न होने दिया और जल्दी से दुआ के हाथ पर मरहम लगाने लगा। फुफ्फो ने खुद को असफल पाकर मीरब को आंखों ही आंखों में शांत रहने का इशारा किया था, मगर वो गुस्से से भरी वहां से उठकर पैर पटकती चली गई। कुछ देर के बाद दुआ भी असफंदयार और साइमा बेगम के साथ बाहर आई। उसके हाथ पर मरहम लगा हुआ था और उसे खुला छोड़ दिया गया था। ताईजान, आप फिक्र न करें, ज़्यादा नहीं जला है, आप इसे नाश्ता करवा दें। शुक्रिया मेरे बच्चे। दुआ को जरा सा भी कुछ हो जाए ना तो मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं। घर पर तो उसके पापा होते थे, मगर अब तो वो रोने लगी तो ताईजान ने उन्हें संभाल लिया। किरण भी उठकर उनके पास आकर बैठी, मगर मजाल है जो मरियम या चाची जहरा दोनों में से कोई उठी हो, और ये बात असफंदयार ने बहुत अच्छे से महसूस की थी। अच्छा बस तुम आराम करो, मैं निकलता हूँ। यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दे दूंगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मेरी जान पहचान है, फिक्र मत करो। उसे तसल्ली देकर वो ऑफिस के लिए निकल गया, जबकि मरियम न जाने क्यों मुस्कुराते हुए चाची को देख रही थी, और चाची उसकी उस मुस्कान का मतलब बहुत अच्छी तरह समझ चुकी थीं। 2 दिन गुजर चुके थे और उसका हाथ अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। आज रविवार था, घर वाले आराम से सो रहे थे, मगर दुआ को तो जल्दी उठने की आदत थी। नाश्ता करने के बाद वो ऐसे ही पूरे घर में घूम रही थी। उसे यहाँ आए इतना समय हो चुका था, लेकिन उसने अभी तक पूरे घर को अच्छे से नहीं देखा था। किरण ने 2-4 बार उसे कहा भी था, मगर बातों ही बातों में वो कभी पूरा घर देख ही नहीं पाई। आज चारों तरफ सन्नाटा था और वो बोर भी हो रही थी, तो उसने खुद ही घर घूमने का सोचा। राहदारी से गुजरते हुए वो हर तरफ हैरानी और तारीफ भरी नजरों से देख रही थी। सचमुच ये घर किसी हवेली से कम नहीं था। वाकई
सबीरा ठीक कहती है। वो जिया अगर ये घर देख ले तो शायद मेरे घर से भी जलने लगे। सबीरा की बात याद करते हुए वो हल्के से मुस्कुराई। यूनिवर्सिटी में आजकल उसकी जिया से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो कुछ भी बताती तो जिया तुरंत ही बड़ा चढ़ाकर अपने बारे में बोलने लगती, जो सबीरा के मुताबिक सिर्फ ऊंची ऊंची बातें होती थीं। और यही बात दुआ को अंदर तक गुस्सा दिला देती। फ्री पीरियड में भी इन दोनों सब एक दूसरे के बारे में अजीब अजीब बातें करते थे। और दुआ ने ये नोट किया था कि ज़्यादातर बच्चे ऐसी लंबी लंबी हाँकते थे कि उसे यकीन ही नहीं आता। खैर, वो खुद भी थोड़ा बहुत तो झूठ बोल ही लेती थी। इन्हीं सब बातों में खोई वो चली रही थी कि उसके हाथ में पकड़ा फ़ोन बजा तो देखा कि सबेरा की कॉल थी। दुआ हल्की सी मुस्कान के साथ कॉल उठा लेती है। सबेरा से बात करते करते उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चली गई और किस कमरे में प्रवेश कर रही है। दरवाज़ा खुला तो सामने एक बहुत बड़ा सा कमरा दिखा। मैं बस घर में ऐसे ही घूम रही थी अकेले, और ये न जाने किसका कमरा है, मगर बहुत बड़ा और बाकी बहुत खूबसूरत है। कमरे का जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, और इसकी जो सजावट है यार, दिल में सुकून सा उतर गया। पता नहीं इतना खूबसूरत कमरा किसका है, मुझे तो पता ही नहीं है। हालांकि इस घर में रहते हुए मुझे काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। दुआ ने तारीफ भरी नज़रों से चारों ओर देखते हुए कहा। इतनी तारीफ सुनने के बाद अब सबेरा का मन में भी उत्सुकता होने लगी थी। मुझे भी दिखाओ ना, वीडियो कॉल पर आओ। सबेरा की बात मानकर दुआ ने कॉल वीडियो पर कर ली और अब दोनों उस कमरे को हैरत से देख रही थीं। वाह यार, ये तो वाकई कमाल का कमरा है। किसका है ये? वो जिया अगर देख ले तो शायद मर ही जाए, सबेरा ने मजाकिया अंदाज में कहा। पता नहीं किसका है, और रही जिया की बात तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुआ ने बिना झिझक जवाब दिया। अच्छा दुआ, तुम्हें एक बात बताऊं, वो जिया एक और अफवाह फैला रही है सबके बीच। ये सुनकर दुआ ने तुरंत कॉल वापस ऑडियो पर लगा दी थी और बेड पर बैठ गई। क्या बात? उसकी आवाज़ हल्की सी बेचैनी में बदल गई। वो सबको तुम्हारे बारे में कहती फिर रही है कि शायद दुआ का अपने ही कजन के साथ कोई चक्कर चल रहा है, तभी तो वो हर वक्त उसके साथ दिखती है। सबीरा के मुंह से ये सुनकर दुआ के दिल में जैसे एक साथ गुस्सा उठा था और गहरी तकलीफ भी। ये जिया कितनी नीच है, वो ऐसा कैसे बोल सकती है? दुआ गुस्से से चोट खाई हुई आवाज़ में बोली। आज तो संडे है, वरना मैं खुद उससे पूछती, और वो जिया है ना, मैं उसकी सारी अकड़ निकाल दूंगी। सबेरा की झुंझलाहट भी सुनकर दुआ ने अफसोस से अपने पैरों की तरफ देखा था और एक गहरी सांस ली। खैर छोड़ो ना दुआ, तुम क्यों उसकी वजह से उदास हो रही हो? मैं हूं ना, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दिमाग हमेशा के लिए ठिकाने लग जाएगा उसका। हाँ चलो, मैं भी फ़ोन रखती हूँ, दुआ ने धीमे से कहा और फ़ोन बंद कर दिया। वो उठी ही थी कि उसकी नज़र पीछे बने सेल्फ पर पड़ी। अरे वाह, इतनी सारी किताबें, और यहाँ तो शील्ड्स भी रखी हैं। दिलचस्पी से वो आगे बढ़ी, एक किताब उठाई और फिर पंजों के बल ऊंचे होते हुए ट्रॉफियाँ और शील्ड्स के नाम पढ़ने लगी। शहरयार जमाल सिकंदर। अरे ये कौन है? जमाल सिकंदर तो ताया अब्बू का नाम है, तो क्या ये उनका बड़ा बेटा है? अरे हाँ, किरण ने बताया तो था, मैं ही भूल गई थी। वो अभी नीचे हो रही थी कि उसके हाथ से एक फ़ोटो फ्रेम नीचे गिर पड़ा। शिट शिट, ये मैंने क्या कर दिया? अल्लाह, सुना तो है बहुत गुस्से वाले हैं, और मैंने तो फ्रेम ही तोड़ दिया। वो घबराकर झट से तस्वीर उठाती है और जल्दी जल्दी टूटे कांच को उसी फ्रेम से समेट कर टेबल के नीचे कर देती है, जबकि तस्वीर को किताब में रखकर कसकर पकड़ लेती है। वो किताब वापस सेल्फ में रखने ही वाली थी कि उसी वक्त उसे किसी के आने का एहसास हुआ। दुआ के हाथ पांव बुरी तरह फूल गए। किताब पकड़े हुए वो तुरंत वहां से भागी थी और अपने कमरे में पहुंचकर उसने राहत की एक लंबी सांस ली, मगर जैसे ही नीचे देखा तो समझ में आया कि किताब तो वो अपने कमरे तक ले आई है। शिट यार, अब इसे वापस रखने भी नहीं जा सकती, सब लोग उठ गए होंगे। तभी उसे आवाज़ आई, दुआ कहाँ हो तुम? किरण की आवाज़ सुनते ही उसने झट से वो किताब अपने बैग में ठूंस दी। सोचा किसी और वक्त चुपके से वापस रख देगी। यार दुआ, तुम्हें पता भी है घर में क्या हो रहा है, और तुम यहाँ? मैं कुछ नहीं, तुम सो रही थी तो बस, दुआ ने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन किरण को कुछ भी समझ नहीं आया। अरे यार, वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है मैंने अभी ताया अब्बू को कहते सुना है कि शहरयार भाई वापस आ रहे हैं हिंदुस्तान। किरण बेहद उत्साह से बता रही थी, मगर दुआ के दिमाग में तो उसी किताब और तस्वीर का डर घूम रहा था, इसीलिए वो ठीक से कुछ सुन ही नहीं पा रही थी। और रजिया फुप्पो है ना, छोटी वाली, जो लंदन में रहती हैं,
वो भी अपने दोनों बच्चों मुईद और हफ्जा के साथ आ रही हैं। बहुत मजा आएगा यार, पूरा घर भर जाएगा। किरण उत्साह में और भी बहुत कुछ बोले जा रही थी, लेकिन दुआ तो कभी उन लोगों से मिली तक नहीं थी। न रिश्ते समझ आ रहे थे, न नाम याद आ रहे थे, इसलिए बस हाँ हाँ करती जा रही थी। और इस तरह रविवार का दिन पूरा किरण के साथ ही बीत गया। आज असफंदयार भी घर पर नहीं था, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हुआ था, इसलिए आज मीरब की जलन भी दुआ से थोड़ी कम रही। सुबह का सूरज निकला तो हमेशा की तरह असफंदयार खान बाहर खड़ा दुआ का इंतजार कर रहा था। तभी ताया जान ने उससे कुछ कहा और वो सर झुकाकर बिल्कुल आज्ञाकारी बेटी की तरह वहां से चला गया। दुआ बाहर आई तो ताया अब्बू ने उसे बताया कि आज से वो उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने जाया करेंगे। यूनिवर्सिटी के गेट पर उन्होंने दुआ को कुछ पैसे भी दिए ताकि उसे किसी चीज की कमी महसूस न हो। पहले तो वो नहीं ले रही थी, क्योंकि असफंदयार हर रोज उसे कुछ न कुछ खिला देता था और जबरदस्ती उसके पैसे उसके बैग में पैसे भी रख देता था। मगर ताया जान से ज्यादा बहस करना उसे ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने मुस्कुराकर अलविदा कहा और अंदर चली गई। क्या बात है, आज अपने हीरो के साथ नहीं आई? ये वही लड़का था जो हमेशा जिया के साथ दिखता था। सबेरा ने दुआ को देखा तो तुरंत वहां आ गई और उस लड़के को घूरने लगी। जबान संभाल कर बात करो। दुआ कहाँ रह गई थी? चलो क्लास में चलते हैं। सबेरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा। देखा, मैंने कहा था ना, ये जवाब नहीं देगी, जिया ने उस लड़के से हंसते हुए कहा। ये सुनकर दुआ से ज्यादा सबेरा को गुस्सा आया। जिया, तुम अब हद पार कर रही हो। वो कुछ नहीं कहती और मैं भी तुम्हारा लिहाज करती हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो आए वो बोलोगी। और असफंद यार दुआ के भाई जैसे हैं, समझी? कजन कजन होता है, कोई भाई भाई नहीं होता। और देखा नहीं कैसे उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। जिया ने ताना मारा तो सबेरा ने दांत भींच लिए, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ चमका। उसने दुआ की तरफ एक नजर डाली, फिर अचानक मुस्कुराकर जिया और उस लड़के की तरफ मुड़ी। बल्कि दुआ के लिए तो सब भाई जैसे हैं, क्योंकि वो पहले से ही इंगेज्ड है। और इसीलिए तुम दोनों अपना छोटा सा दिमाग मत चलाओ। और खबरदार, अगर असफंदयार भाई के आते ही सीटी बीटी मारी तो। सबेरा ने तो उन दोनों का मुंह बंद कर दिया था, लेकिन दुआ का मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या कह रही हो सबेरा? दुआ ने घबराकर फुसफुसाया। सबेरा ने उसे तुरंत शांत कराया। ऐसा है तो दिखाओ ना, हम भी देखें कौन है वो। उस लड़के ने भी ताना मारा। हाँ, अगर है तो फोटो दिखाओ। सबेरा ने तुरंत झूठ गढ़कर जवाब दिया। फोटो तो दुआ के पास होगी, लेकिन अभी बैग में थोड़ी होगी। और फिर उसके घर में फ़ोन सिर्फ ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होता है, तो फ़ोन में कुछ भी नहीं होगा। दुआ का दिल तो धक धक करते हुए गले तक आ गया था। कोई होगा तो दिखाएगी ना, झूठ बोल रही है, चलो यहाँ से। जिया तो वैसे ही उसे जलती थी, गुस्से से वहाँ से निकल गई। ये क्या कर दिया तुमने? कौन सा मंगेतर? झूठ क्यों बोला? दुआ ने अब अपना सर पकड़ लिया। झूठ तो झूठ था और बस ऐसे ही बोल दिया। सबेरा ने झट से कहा। यार दुआ, मैंने तुम्हें बचाया है। तुमने देखा था ना कैसे उस दिन असफंदयार भाई को देखकर सीटी मारी थी उन्होंने। तुम्हें कितना बुरा लगा था। अब मुझे बस से यही आइडिया आया और मैंने बोल दिया। कम से कम वो लोग अब उसके सामने कुछ नहीं करेंगे। पर दुआ फिर भी परेशान थी। लेकिन मंगेतर क्यों बोला? सबेरा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। अच्छा छोड़ो, अभी क्लास चलते हैं, पहले जान तो छूटी। कुछ देर बाद क्लास लेकर दोनों बाहर बेंच पर बैठी थी। दुआ अब भी तनाव में थी। उसने सबेरा के नोट्स निकाले। तभी सबेरा की नज़र उसके बैग पर पड़ी और उस किताब पर गई। ये क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा। दुआ हड़बड़ा गई। अरे, ये कल उसी कमरे से मिली थी और इसमें एक तस्वीर भी थी। मैंने गलती से वहाँ फ्रेम तोड़ दिया था, शुक्र है किसी ने देखा नहीं। उसमें एक तस्वीर भी रखी थी। उसने जल्दी से तस्वीर निकाली और पलक झपकते दोनों दंग रह गईं। उस वक्त तो घबराहट में दुआ ने भी तस्वीर को गौर से नहीं देखा था, लेकिन अब देखा तो बस देखती रह गई। वो जो कोई भी था, बेहद खूबसूरत, तीखे नैन नक्श, भूरी कांच सी आंखें, सजे हुए काले बाल और चेहरे पर गहरी खामोशी की संजीदगी, जो उसे रहस्यमयी और खतरनाक हद तक खूबसूरत बना रही थी। तस्वीर शायद किसी विदेश में ली गई थी। दुआ, ये कौन है? सबेरा भी हैरानी से देखती रह गई। मुंह इतना खुला कि दुआ ने खुद बंद किया। ये शायद ताया अब्बू के बेटे हैं। नाम कल पड़ा था, शहीर नहीं शहर। हाँ, याद आया, शहरयार। शहरयार जमाल सिकंदर। वाह यार, सारी खूबसूरती तो तुम्हारे खानदान के लड़के ही लेकर आ गए हैं, सबेरा ने मजाक में कहा, जिस पर वो दोनों हंस पड़ी। मगर तभी किसी ने दुआ के हाथ से वो फोटो झटके से छीन ली। वाह, तो ये है दुआ का मंगेतर। पहले क्यों मना कर रही थी कि तस्वीर नहीं है? जिया देखो जरा, वो वही लड़का था। दुआ का दिल जैसे एक पल के लिए धक से रह गया।
ये क्या हो गया? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जिया ने तस्वीर देखी तो पहले तो मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन अगले ही पल जल भुनकर उसने वो फोटो नेहा को पकड़ा दी। वाह दुआ, तुम तो बहुत लकी हो, इतना हैंडसम लड़का मिला है। नेहा ने हंसते हुए तारीफ की तो जिया ने उसे घूरा, जिस पर नेहा ने कंधे उचका दिए। जैसे कहा हो, अब मैंने क्या कह दिया? दुआ ने बेबस गिड़गिड़ाती आंखों से सवेरा को देखा। अब मिल गया ना सुकून? देख लिया ना मंगेतर को, इसलिए आइंदा कोई फिजूल हरकत मत करना, सबेरा ने सख्ती से कहा। जब मंगेतर है तो तुम कजन के साथ इतना क्यों घूमती हो? तुम्हारे मंगेतर को ऐतराज नहीं होता? ये सुनकर दुआ के अंदर जैसे आग सी लग गई। फिर वही बात, तुम लोग कैसे हो यार? उसने झुंझलाकर कहा। अरे दुआ, हम तो बस पूछ रहे हैं, कजन को किसी और के लिए छोड़ दो भाई। इस बार नेहा ने मजे से हंसते हुए चुटकी ली। सवेरा ने दुआ को कोहनी मारी और इशारे से बोला, कुछ तो बोलो। वो हिंदुस्तान में नहीं होते, बस इसीलिए असफी भाई मुझे छोड़ने के लिए आ जाते हैं। दुआ ने हिम्मत जुटाकर कहा, और ये सच्चाई थी। ये बात उसने सही ही कही थी। हाँ दुआ। हाँ, दुआ ने गहरी सांस लेते हुए खुद को रिलैक्स किया। कुछ देर के बाद वो लोग भी वहां से चले गए। ये क्या कर दिया सबेरा, अब क्या होगा? दुआ का रोने वाला चेहरा बन गया था। दुआ यार, हिम्मत मत हारो, तुम्हें नहीं पता ये लोग कितने नीच हैं। और देखो, झूठ जरा सा बोला है तो मैंने बोला है, तुमने तो बस अब तक सिर्फ सच ही कहा है, तो बस टेंशन मत लो। और वैसे भी वो कौन सा हिंदुस्तान आ रहे हैं? और चलो आ भी गए तो कौन सा तुम्हारी यूनिवर्सिटी आ जाएंगे। बाकी अब तुम उठ जाओ, आज तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। अगर याद हो तो तुमने वादा किया था मेरे घर जाने का। परमिशन मैं आंटी से ले चुकी हूँ और उन्होंने तुम्हारे ताया जान से भी ले ली है, इसलिए अब कोई बहाना नहीं चलेगा। दुआ उन्हें मना करने वाली थी, मगर सबेरा ने उसे बोलने ही नहीं दिया। खैर, वो भी थोड़ा मन फ्रेश करना चाहती थी, इसलिए क्लास के बाद उसके साथ उसके घर चली गई। शाम का वक्त था जब सवेरा ने अपनी गाड़ी में उसके घर तक उसे छोड़ दिया था। साइमा बेगम दुआ का ही इंतजार कर रही थी, इसलिए फौरन बाहर आई। सवेरा को भी बुलाया मगर वो चली गई। तुम्हें पता है, आज तुम्हारी रजिया फुप्पो भी अपने बच्चों के साथ आई हैं। अगर सवेरा की इजाज़त न दी होती तो मैं आज तुम्हारी छुट्टी करवा लेती। कहाँ है फुप्पो? दुआ ने अंदर कदम रखते हुए पूछा तो सामने ही एक नया चेहरा नजर आया, जो दुआ को देखते ही जज्बाती हो गई और उससे गले लगा लिया। रजिया फुप्पो बिल्कुल भी बड़ी फुप्पो जैसी नहीं थी। उनके बच्चे भी बहुत अच्छे और मिलनसार थे। दुआ को उनसे मिलकर किरण जैसी ही पॉजिटिव फीलिंग आई। फिर वो मुईद और हफ्सा और किरण के साथ ऊपर कमरे में चली गई। सबने मिलकर खूब मजे किए। मुईद और हफ्सा जुड़वा थे, दुआ और किरण के ही उम्र के। बाकी मीरब और मरियम असफंदियार की उम्र की थीं, इसलिए उन सबकी आपस में ज़्यादा नहीं बनती थी। खाना वगैरह खाकर दुआ रात को अपने कमरे में चली गई। कुछ असाइनमेंट बनाने थे जो जरूरी थे, इसीलिए किसी ने उसे रोका नहीं। काम खत्म करके जब वो स्टडी रूम से बाहर आई तो चारों तरफ सन्नाटा था। उसे अच्छी तरह याद था कि 2-3 घंटे पहले जब वो आई थी तब नीचे बहुत हलचल थी, जैसे कोई घर आया हो। लेकिन अब इतना सन्नाटा, क्या सब सो गए? उसने घड़ी देखी, रात के 12 बजने वाले थे। अब तो सच में सो गए होंगे। मैं भी 5 घंटे से कमरे में बंद हूँ, चलो कल कर लेंगे बाकी बातें। खुद से बोलते हुए उसने बैग उठाया और अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी कि तभी उसकी नज़र एक कमरे के दरवाजे पर पड़ी और वो ठिठक गई। ये वही कमरा था जहाँ से उसने वो किताब उठाई थी। अच्छा मौका है, पूरा घर सो रहा है और फिर किताब वापस करने का मौका सबके सामने तो कभी नहीं मिलेगा। हाँ, और ये भी नहीं पता कि वो कल तक हिंदुस्तान आए या ना आए। किरण ने बताया था कि बस आने वाले हैं। खुद से बातें करती हुई वो कमरे के अंदर गई जहाँ अंधेरा था, मगर कमरे में हल्की ठंडक थी। क्या किसी ने एसी ऑन छोड़ दिया था? लेकिन वो तो अभी आए भी नहीं हैं। अभी से कमरा ठंडा कर रहे हैं। शायद गुस्से में बहुत गर्म हो जाते होंगे, तभी इतनी ठंडक की जरूरत पड़ती होगी। वो खुद से ही बातें कर रही थी और अपनी ही बातों पर हल्का सा हंसते हुए वो आराम से अंदर आई और शेल्फ के पास जाकर किताब निकाली। बैग पीछे रखा। कमरे में उस वक्त सिर्फ बाहर की बालकनी की हल्की रोशनी अंदर गिर रही थी। उसने किताब में से तस्वीर निकाली और किताब वापस रख दी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाथरूम के दरवाजे पर 2 आंखें खड़ी उसी को देख रही थीं। अरे, फ्रेम किधर गया? यहीं तो रखा था मैंने। उसने टेबल के नीचे हाथ डालकर देखा। दुआ के लंबे खुले बाल उस समय फर्श को छू रहे थे। पीछे खड़े 2 कदम जरा आगे बढ़े, इतनी कि उसकी पीठ के पीछे रोशनी में एक परछाई उभर आई, मगर दुआ को इसका बिल्कुल एहसास न हुआ। या अल्लाह, कहाँ गया फ्रेम? अब तस्वीर कैसे रखूं? वो खड़ी होते हुए परेशान सी बोली।
वापस किताब में डाल दें, किसी को पता नहीं चलेगा। उसके पीछे से आवाज़ गूंजी। दुआ ने बिना सोचे पहले सर हिलाते हुए कहा, अरे हाँ, और क्या, किसी को कौन सा पता चलेगा। तस्वीर को शेल्फ पर रखते हुए उसका हाथ अचानक रुक गया। उसे एहसास हुआ ये आवाज़ उसकी अपनी सोच नहीं थी। वो सामने ही खड़ा था। तभी शहरियार ने आगे बढ़कर स्विच दबाया और पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। दुआ ने घबराकर तुरंत आंखें मींच लीं। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। वो आपकी तस्वीर का फ्रेम, प्लीज आप गुस्सा मत करें। उसने दुआ के हाथ से तस्वीर ले ली तो दुआ ने झट से आंखें खोल दी। वो बिल्कुल तस्वीर के जैसा था, बल्कि असलियत में उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और जादुई पर्सनालिटी वाला। लेकिन दुआ की तो सांसें ही उलट पुलट हो रही थी। मतलब आप मेरी तस्वीर लेकर घूम रही थी? उसने अपनी गहरी भारी आवाज़ में पूछा। तो दुआ के पूरे बदन में एक बिजली सी दौड़ गई। नहीं, वो तो गलती से, बस आई एम सॉरी, वो बिना रुके बोली और वहां से भाग गई। पीछे खड़ा शहरियार अब भी उसी तस्वीर को हाथ में लिए गहरी सोच में डूबा था। दुआ ने अपने कमरे में आकर गहरी सांस ली, लेकिन दिल जोरों से धड़क रहा था कि कहीं वो घर वालों से शिकायत न कर दे। सब लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे कि वो उसके कमरे में बिना इजाज़त गई और वहां से किताब के साथ साथ उसकी तस्वीर भी चोरी करके ले आई। आज वो सबसे पहले ही नाश्ता करके कार में आकर बैठ गई थी। उसे किसी भी तरह शहरियार का सामना नहीं करना था। असफंदियार बाहर आया और उसके कंधे पर हाथ रखा, जिस पर वो चौंक कर खड़ी हो गई। अरे मैं हूँ, चिल यार, तुम इतना डरती क्यों हो? अब तो मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाओ यार। उसने हंसते हुए उसे गाड़ी में बिठाया। उसे क्या पता था कि भूरी आंखों में ये नज़ारा किसी कांटे की तरह चुभा था। नहीं, ऐसी तो बात नहीं, मैं अब कंफर्टेबल हूँ आपके साथ, तभी तो इतना बोल लेती हूँ, दुआ ने धीमे से कहा। वो सीट बेल्ट लगाना भूल चुकी थी, जिसे देखकर असफंदियार उसकी ओर झुका तो दुआ की आंखें तो जैसे बाहर आ गईं। तुम फिर सीट बेल्ट लगाना भूल चुकी हो। उसने झुककर उसकी सीट बेल्ट लगाई और फिर पीछे हुआ। कभी कभी वो सच में दुआ की सांसें रोक देता था। क्या वो बाकी इतना लापरवाह और शांत था जितना दिखता था, या वो जानबूझकर ऐसा करता था? गाड़ी चल पड़ी थी और कुछ ही देर में यूनिवर्सिटी भी आ गई। दुआ ने कल की सारी कहानी सवेरा को बताई, जिस पर वो हैरान रह गई। वाह यार, क्या सीन है, ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन हो गया। सवेरा ने हल्का सा धक्का मारते हुए कहा। तुम तो मेरे हाथों ख़त्म ही हो जाओगी कसम से। मुझे इतनी टेंशन हो रही है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने यूनिवर्सिटी में ये झूठ फैला रखा है तो कितना बुरा लगेगा। अरे दुआ, कहा ना, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी ऐसा थोड़ी होने वाला है कि वो सज धज कर तुम्हें लेने आएंगे। हमेशा तो असफंदियार भाई ही लेने आते हैं। सवेरा जो हंसते हंसते अपनी मस्ती में उसे समझा रही थी, गेट की तरफ नज़र पड़ते ही पत्थर की हो गई। लेकिन फिर भी वो नहीं आएंगे सवेरा, रिलैक्स हो जाओ यार, मुझे पता है कि वो नहीं आएंगे। झूठ, आ गए। सवेरा ने रोती सी आवाज़ में उसकी बात काटी। दुआ ने चौंक कर कहा, हाँ यार, वही तो हैं। लेकिन अरे अंधी, सही से देखो, तुम्हारे शहरियार सच में ही आ गए। दुआ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर दरवाजे की ओर, जहाँ से वो बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह चलता हुआ आ रहा था। दुआ तो घबरा गई। उसने फौरन इधर उधर देखा तो और भी परेशान हो गई, क्योंकि जिया और बाकी सब भी क्लास से निकलकर बाहर आ रहे थे। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? अगर जिया ने देख लिया तो तमाशा हो जाएगा। बचाओ सवेरा, वो फुसफुसाई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम जल्दी जाओ, उन्हें वहीं रोको और वहीं से घर ले जाओ। अगर जिया उन तक पहुंच गई तो तुम्हारी तो खैर नहीं। चलो जल्दी उठो। दुआ घबराहट में झटके से उठी और बैग पकड़कर लगभग भागती हुई शहरियार की तरफ बढ़ी। वो उससे टकरा ही जाती अगर शहरियार उसे थाम न लेता। कहाँ भाग रही हो, गिर भी सकती थी अभी। उसने उसे सीधा करते हुए हल्की सी नाराजगी से पूछा। मैं, वो मेरी। दुआ ने पीछे देखा। जिया और उसके दोस्त उन दोनों को देखकर सन्न रह गए। क्या हुआ, सब ठीक है? शहरियार ने पूछा। नहीं, मेरी तबीयत। जिया के आने से पहले ही दुआ ने चक्कर आने का नाटक किया और गिरने लगी, कि जिस पल शहरियार ने फौरन आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। दुआ, ठीक हो? चलो मेरे साथ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। उसने उसे कंधों से थामकर उसका बैग अपने कंधे पर डाला और उसे कार की तरफ ले गया। उधर जिया और उसके दोस्तों को सवेरा ने वहीं रोक लिया था। यहीं पास में क्लिनिक है, हम वहीं चलते हैं। ये लो, पानी पी लो। उसने पानी आगे बढ़ाया और दुआ ने झट से पानी पी लिया। उसने एक बार फिर गेट की तरफ देखा, वे लोग अब वहाँ नहीं थे। उसने अपना पसीना पोंछा और शहरियार की ओर देखने लगी। नहीं, अब आप मुझे घर ले चलिए, मुझे घर जाना है। ओके, चलो घर चलते हैं। पीछे टिककर आराम से बैठ जाओ, उसने नरमी से कहा और कार चला दी। कुछ देर के बाद दुआ, जो आंखें बंद किए बैठी थी, सीधी हो गई। आज आप क्यों आए असफंदियार?
वो नहीं आएगा आज से, अब मैं ही आया करूँगा। उसने बीच में उसकी बात काट दी। क्यों? दुआ ने तुरंत पूछा, पर शहरयार चुप रहा। दुआ ने भी उसकी गंभीरता देखकर आगे कुछ न कहा। कुछ ही देर के बाद भी लोग घर पहुंच गए। दुआ अंदर गई और सीधा अपने कमरे में बंद हो गई। 2-3 बार किरण और बाकी लड़कियों से देखने आई और अजीब सी मुस्कान देकर चली गई, पर दुआ पर कोई असर न था। उसने तबीयत खराब वाला बहाना बनाए रखा और कमरे में ही रहना बेहतर समझा। यूनिवर्सिटी में जिस तरह वो नाटक से उस पर गिर गई थी, उसके बाद तो शहरयार के सामने जाने की हिम्मत भी नहीं बची थी। साइमा बेगम ने भी उसे कुछ नहीं कहा था। वो जानती थी दुआ वैसे भी अकेले रहने की आदी है। रात के 10 बज रहे थे। वो अपने कमरे के पास वाले स्टडी रूम से निकली। थोड़ा आगे बढ़ी थी कि स्फंदियार आता दिखा। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, कहाँ थी सुबह से? उसने फिक्र से पूछा। अब दोनों में काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी। नहीं, बस कुछ काम कर रही थी। आप क्यों नहीं आए लेने मुझे? आपने उन्हें क्यों भेजा? दुआ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि शहरयार फिर कभी यूनिवर्सिटी आए। अरे वो तो मुझे तुम्हारे शहरयार ने ही मना कर दिया था। उसने कहा कि आज से मैं लेने और छोड़ने जाया करूंगा, तुम दूर रहो। असफंदियार ने हंसते हुए कहा। तो दुआ तो सुन रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सब लोग इस तरह क्यों बात कर रहे हैं। क्यों? तुम्हें मेरे बिना अच्छा नहीं लगा? असफंदियार जरा झुककर बोला। तो दुआ ने हल्के से होंठ भींच लिए। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बस आप आते हैं ना तो ऑर्डर है भाई, कैसे ना करेंगे। खैर, आपकी तबीयत को क्या हुआ? ताईजान बता रही थी ठीक नहीं थी। बुखार है क्या? जरा दिखाओ। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी हथेली की बैग से उसके माथे को छुआ तो दुआ ने चौंक कर उसे देखा। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ। वो बोल ही रही थी कि असफंदियार के पीछे से एक परछाई उभर कर आई। शहरयार के सख्त तेवर देखते ही न जाने क्यों दुआ का खून जैसे सूख गया। अब कैसी तबीयत है? शहरयार की आवाज़ पर उसने हल्की सी मुस्कान दी और असफंदियार ने अपना हाथ उसके माथे से हटाकर उसके गाल को हल्के से छुआ था, जिसे उन भूरी आंखों ने बहुत अच्छी तरह से देख लिया था। दुआ, अब ठीक है मेरे भाई, बाकी तुम संभाल लेना। दूसरा जुमला उसने शहरयार को मुस्कुराते हुए धीरे से कहा और हाथ हिलाकर वहां से चला गया। आप कहाँ जा रही हैं? मैं नीचे। वो असफंदियार के पीछे पीछे वो भी वहां से जाने लगी। आइंदा यूनिवर्सिटी आप पापा के साथ जाइएगा, और अगर वो ना जा सकें तो मुझे कहना। और हाँ, मेल कजिन से थोड़ा दूर रहा कीजिएगा। वो दो टूक लहजे में बोलकर चला गया। दुआ को देखना तक जरूरी नहीं समझा। दुआ तो बस ये समझने की कोशिश में रह गई कि वो ऐसा क्यों और क्या कह रहा था। 2 दिन से वो असफंदियार और शहरयार दोनों से ही कतराती फिर रही थी, लेकिन आज वो जरा सुकून से घर में घूम रही थी। किरण और बाकी सबके साथ मिलकर शादी की तैयारियां चल रही थीं। दुआ भी तैयार होकर शायद अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि अचानक किसी से टकराकर सीढ़ियों की ओर झुक गई। उसका पैर बुरी तरह फिसल चुका था। अगर शहरयार उसे थाम न लेता तो वो यकीनन नीचे गिर जाती। कहाँ भागी चली जा रही थी? गिर जाती तो वो झिल्लाया हुआ था, जबकि दुआ की तो सांसें ही अटक गई थीं। उस वक्त वो पीले रंग के प्लाजो और शर्ट में थी। बालों को चोटी में बांध रखा था। शहरयार ने उसकी हालत देखी तो उसे खुद ही सीधा कर दिया और उससे तुरंत दूर हो गया, क्योंकि दुआ की तो जैसे जबान ही बंद हो चुकी थी। अच्छा ठीक है, जाइए अंदर। उसके कहते ही दुआ वहां से तुरंत भाग गई। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद करके छाती पर हाथ रखा, गहरी सांस ली तो उसके स्पर्श की गर्माहट फिर से दिमाग में चमक सी गई। उसने झटके से सिर हिलाया, आंखें खोली और बाहर निकल आई। सब लोग घर से निकल रहे थे कि तभी असफंदियार ने उसे रोका और किरण के साथ अपनी गाड़ी में चलने को कहा। दुआ ने अनजाने में इधर उधर देखा। शहरयार कहीं नहीं था। खैर, होता भी तो क्या, उसे कौन सा अकेले जाना था। समारोह से लौटकर भी वो असफंदियार की ही गाड़ी में बैठ गई, लेकिन वो चौंकी जब असफंदियार अकेला ही गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। किरण और हफ्सा नहीं आएंगी अभी? उसने दुपट्टा सर पर ठीक करते हुए पूछा। वो दोनों अम्मी अब्बू के साथ आ रही हैं। खुद को अकेला पाकर दुआ गाड़ी से उतरने लगी, तभी असफंदियार ने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम कहाँ जा रही हो? तो मैं भी उन्हीं लोगों के साथ आऊँगी ना। नहीं, रहने दो, बैठी गई हो तो मेरे साथ ही चलो, उसने उसे देखते हुए कहा। हाँ, अगर तुम्हारे शहरयार का डर है तो बात अलग है। वो हंसा। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं उनसे भला क्यों डरूंगी। उसकी बात पर उसने कंधे उचका दिए और गाड़ी चलाने लगा। रास्ते में ही गाड़ी अचानक से रुक गई। सुनसान सा इलाका था। मैं देखता हूँ, कहकर वो नीचे उतरा और गाड़ी चेक करने लगा, लेकिन दुआ ने गौर किया कि वो किसी कॉल पर बात करने लगा है। देर होने लगी तो दुआ घबराकर बाहर निकली।
अपने बालों को हथेली से पीछे करती हुई वो उसके पास पहुंची, लेकिन वो शायद बातों में बहुत मगन था। तभी दुआ ने ऊंची आवाज में उसे पुकारा। वो फोन कान से लगाए पीछे मुड़ा और सिर हिलाते हुए बात करते करते बड़े प्यार से दुआ के गाल को छू गया। दुआ जैसे करंट लगने पर पीछे हट गई। वो मुस्कुराकर सिर को हल्के से नाम में हिलाता हुआ खुदा हाफिज कहने लगा। मेरे दोस्त की कॉल थी। खैर, तुम बाहर क्यों आ गई? उसने गाड़ी के खुले बोनट में झांकते हुए कहा। इतनी देर से खड़े हैं हम, मुझे। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ी तो असफंदियार ने बेख्तियार उसकी ओर नजरें उठाई, फिर जरा सा उसके पास आ गया। भूख लग रही है? वो करीब होते हुए बोला। दुआ ने सर ना में हिलाया। तो फिर ठंड लग रही है? अब की बार उसने दुआ का हाथ थामकर चेक किया। वो सच में ठंडा था, मगर उसने ना में सर हिला दिया। तो फिर डर लग रहा है? वो उसी अंदाज में उसकी आंखों में झांक कर बोला। दुआ पीछे को झुकते हुए ना में सर हिलाने लगी, मगर वो उसकी आंखें पढ़ पा रहा था। मुझसे लग रहा है डर, या फिर शहरयार से। वो हंसते हुए उसके चेहरे के आसपास उड़ती लटें संवारने लगा। दुआ तो जैसे सन रह गई। शहरयार? अगर वो देख ले तो? लेकिन वो उससे डर क्यों रही थी भला? हाँ, उसे तो बस इस सुनसान जगह से डर लग रहा था, वरना असफंदियार की तो आदत थी यूं मजाक करने की। उसने सर हिलाते हुए अपना हाथ छुड़ाया और सीधी होकर खड़ी हो गई। ऐसी कोई बात नहीं। आप ऐसा क्यों कहते हैं? अब की बार वो थोड़ा नाराज होकर बोली। वाकई वो क्यों बार बार शहरयार को बीच में लाता था? जानना चाहोगी? उसने धीरे से सरगोशी की, जिस पर उसके रोंगटे खड़े हो गए कि तभी उसका रंग उड़ा था। बताइए। वो मुस्कुराकर कुछ और भी कहने वाला था कि पीछे से किसी गाड़ी की तेज लाइट जली और हॉर्न की आवाज पर दुआ उछल पड़ी। लेकिन असफंदियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये कौन होगा। शहरयार को वहां देखकर दुआ की जान सूख गई। वो डरती नहीं थी और न उसे डरना चाहिए था, मगर उसकी कही बात अब तक दुआ के दिमाग में घूम रही थी। वो दोनों के पास आया, असफंदियार से गाड़ी के बारे में पूछा और फिर दुआ को अपनी गाड़ी में बैठने को कहा, जिस पर वो मुंह बनाकर बैठ तो गई, लेकिन पूरे रास्ते उस आदमी की खामोशी से सहमी रही। अगली सुबह फंक्शन में कुछ दिनों का गैप था। वो यूनिवर्सिटी में खड़ी इंतजार कर रही थी कि ताया जान को देर हो गई थी। तभी उसने शहरयार को अंदर आते देखा। जिया और उसका ग्रुप भी अभी तक गया नहीं था। ये देखकर दुआ की हालत खराब होने लगी, और असली डर तो तब लगा जब उस लड़के ने जिया के साथ मिलकर उसे रोक लिया। सबेरा और दुआ तुरंत वहां पहुंच गई। जब जिया ने पूछा, वैसे आप हैं कौन दुआ के? उसने मुस्कुराकर कहा, जबकि दुआ का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। इसे देखकर जिया भी समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। वैसे भी पिछली बार भी वो शहरयार को देखकर ऐसे ही हक्का बक्का रह गई थी। रहने दो ना जिया, दुआ का चेहरा ही बता रहा है ये कौन है, नेहा ने मजे से हंसते हुए कहा। दुआ ने बेख्तियार शहरयार को देखा, जो उसे ही देख रहा था। तो क्या दुआ का बोला झूठ पकड़ा जाएगा कि वो उसका मंगेतर नहीं? उसने डरकर आंखें बंद कर लीं जब कानों में उसकी आवाज़ गूंजी, माई सेल्फ शहरयार जमाल सिकंदर, दुआ का मंगेतर। ये सुनकर तो दुआ की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब वो मुस्कुराकर उस लड़के से बातें कर रहा था। जहाँ सबेरा और दुआ शॉक्ड थीं, वहीं जिया एक बार फिर नाक मुंह चढ़ाकर वहां से चली गई। शहरयार ने दुआ को चलने को कहा तो वो उसी जगह गाड़ी में जाकर बैठ गई। सफ़र धीरे धीरे कटने लगा। जब दुआ ने सर उठाकर उसे देखा, आपने वहाँ ये क्यों कहा कि मैं आपकी मंगेतर हूँ? क्योंकि आप हैं। वो इतने आराम से बोला। वो इतने आराम से कैसे बोल सकता था? क्या यही सच है? आप बचपन से मुझसे जुड़ी हुई हैं और बहुत जल्द पूरे अधिकारों के साथ मेरी हो जाएंगी। घर आ चुका था, मगर यह खुलासा उस पर किसी बम की तरह फूटा था। शहरयार ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और थोड़ा सा झुका। मुझे मालूम था आपकी यूनिवर्सिटी वाला मामला, और मैं बस यही चाहूँगा कि आइंदा कभी झूठ मत बोलना, ना ही कुछ छुपाना मुझसे, ओके? वो हैरान थी। अब ज़्यादा सोचिए मत, अभी 1-2 हफ्ते हैं हमारी शादी में। 1-2 हफ्ते? वो चौंक कर उसे वहाँ से जाता देखती रह गई। दुआ तो यही नहीं पचा पा रही थी कि उसका बोला हुआ झूठ सच निकला था। वो लड़का जिसकी तस्वीर उसने यूं ही पूरी क्लास को अपने मंगेतर की कहकर दिखाई थी, वो सचमुच उसका बचपन का मंगेतर था। और अब 2 हफ्ते बाद शादी। वो भागकर अंदर चली गई। साइमा बेगम से साफ शब्दों में सब पूछा तो उसे पता चला कि ताया जान ने बचपन के रिश्ते की बात की थी। साइमा बेगम को खुद शहरयार दुआ के लिए पसंद था, और उसके हिंदुस्तान आने की वजह भी यही थी। सब जानने के बाद वो सिर थाम कर बैठ गई। मतलब तभी सब लोग उसे शहरयार के नाम से चिढ़ाते थे और उसे कुछ मालूम ही नहीं था। तभी वो इस तरह मुझ पर रौब झाड़ते हैं।
बताओ, मेरी बात है और मुझे ही कुछ नहीं पता। वो मुंह फुलाए कहती बेड पर लेट गई। इतना सच पचाने के लिए अब उसे थोड़ा सोना जरूरी था। अगली सुबह सब बदला बदला सा था। उसे हफ्जा से पता चला कि बड़ी फुप्पो और उनकी बेटी मरियम सुबह से रो रही हैं। सबको कमरे में रहने की हिदायत दी गई थी। नीचे बस बड़े लोग ही बैठे थे। वो नाश्ता करती हुई सब सुनती रही, फिर अपनी ट्रे बाहर लेकर आई। वो सब कॉमन रूम में थे। दुआ धीरे धीरे पाँव रखती किचन तक गई, लेकिन वापसी पर उसे असफंदयार खड़ा मिला। तुम्हें पता है सुबह से क्या पंचायत लगी हुई है? वो करीब आते हुए बोला। दुआ ने बस सिर हिला दिया। तो फिर तुम्हारी क्या राय है? आफ्टर ऑल तुम्हारी ही जिंदगी का फैसला है। क्या तुम्हें शहरयार से शादी करनी है? उसकी आवाज़ में गजब की संजीदगी थी। दुआ ने बेख्तियार असफंदयार को देखा। वो गौर से उसे ही देख रहा था। बोलो, क्या तुम्हें वाकई शहरयार से शादी करनी है? दुआ ने नजरें झुका लीं। उसने तो इस बारे में कभी खुद सोचा ही नहीं था। ये फैसला तो शुरू से साइमा बेगम पर था और उसे खुद भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन असफंदयार की आवाज़ और उसका पूछा हुआ सवाल, सोच लेना फिर बताना, मैं अपने कमरे में ही हूँ आज, कहकर वो वहाँ से चला गया। जबकि दुआ समझ न सकी कि वो ऐसा क्यों कह गया था। उसे ये जवाब क्यों देना था? रात का वक्त था जब असफंदयार फिर उसके पास आया और इस बार वो उसे बाहर ले जाने आया था। पहले तो दुआ ने मना कर दिया। उसे याद था कि शहरयार ने उसे मना किया था, लेकिन उसके जिद करने पर वो दोनों छत पर आ गए। किरण, हफ्जा, सब कहाँ हैं? आपने तो कहा था कि। वो पूछती हुई पीछे मुड़ी तो असफंदयार को इतना ज़्यादा करीब पाकर उसके सीने से टकरा गई, लेकिन उसने मौका पाकर उसे पीछे हटने भी नहीं दिया। क्यों कर रही हो शहरयार से शादी? तुम्हें मैं नजर नहीं आता? हाँ। दुआ ने नासमझी से उसे देखा और खुद को छुड़ाया। आप क्या कह रहे हैं? छोड़िए मुझे, दुआ ने डर कर कहा। जबकि बाहर खड़ी मरियम ने अपना काम होते देखा और तुरंत शहरयार को कॉल करके किसी बहाने से उसे ऊपर बुला लिया। वो आया तो मरियम कमरे में छिप गई। शहरयार जो नीचे दुआ को ढूंढ रहा था, ये मंजर देखकर उसका खून खौल उठा। मरियम अपनी प्लानिंग पर खुश हो रही थी जब शहरयार ने असफंदयार को गिरेबान से खींचकर मारना शुरू कर दिया। मरियम की खुशी पल में टूट गई। वो तो समझी थी कि वो दुआ पर चीखेगा, उस पर इल्ज़ाम लगेगा, बट यहाँ तो सब उल्टा हो गया था। खबरदार असफी, अगर अब कुछ हुआ तो मैं ये बात यहीं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये किसके कहने पर हो रहा है। दुआ डरी सहमी पीछे खड़ी रो रही थी। शहरयार ने उससे नाराजगी से एक नज़र देखा और मरियम को भी जाते हुए छुपे शब्दों में जवाब देते हुए दुआ को वहाँ से ले गया। उसने दुआ से कोई बात नहीं की, क्योंकि अगले ही दिन निकाह करके उसने दुआ को और सभी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। कोई कुछ नहीं बोला, सब खुश थे। असफंदयार ने भी दोनों से माफ़ी मांग ली थी। वैसे भी ये सब वो मरियम के बहकावे में आकर कर रहा था। सब ठीक था, सब खुश थे, मगर दुआ अपनी गलती पर शर्मिंदा थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। दुआ और सिमट कर बैठ गई। वो पास आया और शायद पहली बार पूरे हक से उसका हाथ थाम लिया। दुआ रोने लगी तो शहरयार ने सांस भरते हुए उसे गले लगा लिया। दुआ, मैंने आपको कहा था ना, समझाया था ना, इंसान की नीयत का भरोसा नहीं होता, कजन हो या कोई भी। वो महरम नहीं था ना, बस इसीलिए हमेशा कहता रहा हूँ कि उसे दूर रहो। आपने कभी नहीं सोचा कि मैं आपसे क्यों दूर रहता था, नरमी से क्यों नहीं बोलता था? क्योंकि तब तक मैं महरम नहीं था। दुआ, वो रो रही थी और शहरयार उसके सिर पर हाथ फेर रहा। अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे समझ आ गया है। दुआ ने आंसू पोंछते हुए खुद को सीधा किया तो शहरयार को खुद को गौर से देखते पाया। उसका सर शर्म से झुक गया। खैर अब कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। उसका चेहरा थामकर बोलते हुए उसने दुआ को फिर से शर्माने पर मजबूर कर दिया। उसके शर्मीले रूप पर वो खुलकर मुस्कुराया था। जब वो हिंदुस्तान आया था तब उसका इरादा था कि वो इस बचपन के रिश्ते से इनकार कर देगा, क्योंकि उसे इस तरह बचपन में किए गए रिश्तों पर यकीन नहीं था। माँ बाप अपनी मर्जी से इतने छोटे बच्चों को इतने मजबूत रिश्ते में जोड़ देते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद बच्चों की अपनी भी मर्जी होती है, उनकी ज़िंदगी होती है। यही सोचते हुए उसने ये फैसला लिया था कि वो ये रिश्ता तोड़ देगा। लेकिन जब उसने पहली बार दुआ को अपने कमरे में देखा तो दिल की धड़कनें खुद ब खुद धड़क उठी थीं और अपने बड़ों के फैसले पर वो उस दिन जी भर के खुश हुआ था। और आज उसके सामने सजी धजी शर्म से लाल हुई जा रही थी। उसने आगे बढ़ते हुए उसे खुद के करीब किया था। उसकी छुअन पर दुआ का पूरा वजूद सिमट गया। दिल की धड़कन तेज हुई, लेकिन जानती थी शहरयार उसे रिहाई तो बिल्कुल नहीं देगा,
क्योंकि उसकी आंखों में मचलते जज्बात वो देख चुकी थी। बड़े ही प्यार से उसने उसकी सारी ज्वेलरी उतारी थी। लाइट बंद करता वो उसे अपने साथ लगा गया। जैसे जैसे उसके हाथ दुआ के नरम वजूद पर फिसल रहे थे, दुआ की सांसें गहरी हो रही थीं। उसे हर पर्दे से आज़ाद करता उसके नरम वजूद को अपने अंदर समेटने लगा। उसके होठों का नरम गरम स्पर्श दुआ को मचलने पर मजबूर कर गया। और जब सबसे नाजुक पल आया तो एक पल के लिए दुआ सहम गई थी। आज से पहले वो कभी किसी मर्द के करीब नहीं गई थी और ना उसने इतनी जल्दी ये सब के बारे में सोचा था। उसके चेहरे पर फैली घबराहट को देखकर शहरयार मुस्कुराया था। धीरे से उसके ऊपर झुकता हुआ उसने उसके माथे को अपने होठों से छुआ था। फिर उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए उसके होठों पर झुका था। उसके बाद उसके कान में सरगोशी की, तुम्हारा डरना नेचुरल है दुआ, लेकिन आई प्रॉमिस मैं अपनी जान को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा। वो धीरे धीरे उसका डर कम कर रहा था। आर यू ओके? उसे चुप देखकर वो धीरे से बोला, जबकि दुआ ने पलकें हिलाकर उसे अपनी रजामंदी दी थी। और फिर एक दर्द भरी सिसकी थी जो दुआ के होठों से निकली थी, जैसे उसकी जान निकल गई हो। लेकिन शहरयार उसकी नाजुकता का एहसास करते हुए बड़े ही प्यार से उसे समेट रहा था। और फिर धीरे धीरे वो खुद भी उसके स्पर्श में भीगती चली गई। अब इस दर्द में भी सुकून मिलने लगा था। जज्बातों का तूफान काफ़ी देर के बाद थमा था और अब वो उसके सीने पर सर रखे लेटी थी। 8 दिन के बाद मुझे वापस जाना है दुआ, और तुम भी मेरे साथ चलोगी। पहले तो मेरा इरादा था शादी के बाद मैं तुम्हें कुछ समय के लिए यहीं छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन अब जबकि तुम्हें महसूस कर लिया है तो अब तुम्हारी लत लग चुकी है। अब तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। वो उसे खुद में भींचता हुआ सरगोशी के आलम में बोला। और दुआ कौन सा उसके बिना अब यहाँ रुकना चाहती थी। उसने भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं। 5 साल बाद ये लंदन की रौनक भरी शाम थी। दोनों बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे जब दुआ को अपने चारों तरफ उसका साया महसूस हुआ। आज तो सारे हथियार इस्तेमाल कर डाले हैं मेम साहब ने मुझे हराने के लिए। शहरयार ने प्यार भरी नज़रों से उसे देखा और हमेशा की तरह उसने फिर से शर्मा दिया। क्या है, अभी तो मेरे बाल भी नहीं बंधे। नजरें झुकाए हुए दुआ शर्म से लाल हो रही थी। शहरयार हंस पड़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हारे साथ जिंदगी की हर शाम खूबसूरत हो गई है। शुक्रिया दुआ, और अब हर रात काली भी होगी। वो उसके सीने से लगी मुस्कुराते हुए बोली तो शहरयार ने हैरानी से उसे देखा। क्या मतलब? रात काली? अल्लाह ना करे। उसकी बात पर दुआ हंस पड़ी और शरारती नज़रों से उसे देखा। शहरयार को कुछ समझ न आया तो दुआ ने उसे थोड़ा झुककर उसके कान में धीरे से कहा, क्योंकि एक नया मेहमान आने वाला है जो आपको बिल्कुल सोने नहीं देगा। वो पीछे हुई तो शहरयार ने समझते हुए उसे खुशी से अपनी बाहों में उठा लिया और दुआ हंसती रही। और ये हंसी, ये खुशियाँ हमेशा के लिए उनके घर में बस गईं। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।